बच्चों हमारे सामने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। अच्छा, डीएनए के अंदर हमने पढ़ा था कि जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको आप कहते हैं डीऑक्सी राइबोज और जो आरएनए में होता है उसको आप कहते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बेस लगी हुई है उसमें जिस कार्बन नंबर के साथ ये अटैच है वो कार्बन 1 है। फिर कार्बन 2 को देखिएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे भी हाइड्रोजन है। फिर कार्बन 3 को देखिएगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन और नीचे OH ग्रुप है जिसको उसने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। अब होता क्या है बच्चों कि जो कार्बन नंबर 2 है जिसके ऊपर नीचे H लिखा हुआ है, यहाँ से नीचे वाला जो जगह है राइबोज शुगर में, यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है। तो जब आप उस हाइड्रोक्सल से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक ऑक्सीजन निकाल दी, लिहाजा वही राइबोज शुगर अब क्या बन गई, डीऑक्सी राइबोज शुगर। लिहाजा आपने इस मॉलिक्यूल को क्या कह दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप DNTP भी कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ होता है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन कराता है, वो एंजाइम जो है क्या करता है कि वो इसको एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करता है और इस 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है। ठीक है, दूसरे इसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसकी कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये जो फॉस्फेट ऊपर आपको नजर आ रहे हैं उसकी कार्बन नंबर 5 होगी और इसकी कार्बन नंबर 3 होगी, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो इस तरीके से स्ट्रैंड जो है वो लंबा होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं कि सैंगट की टेक्निक में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल तो करना ही करना है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। हम क्या करते हैं, हम चेन को सिंथेसाइज कराते हैं और फिर हम एक जो है एक और काम करते हैं, वो ये कि हम ना उसके अंदर जहां पे DNTP डाले हुए हैं वहां पर डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डाल देते हैं। अब इसका और उसका फर्क क्या है कि उसमें भी कार्बन नंबर 2 के ऊपर H और H था ऊपर नीचे, इसमें भी कार्बन नंबर 2 के ऊपर H और H है। उसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ था बच्चों, जबकि इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल की बजाय आप हाइड्रोजन लगा देते हैं। जब आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो चेन जो है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसने अगला मॉलिक्यूल अगला न्यूक्लियोटाइड लाके इधर लगाना था, उसने तो इस OH को पहचानना था जो आपने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो चेन नॉर्मली सिंथेसाइज होती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाके एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा जिसकी कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल की बजाय हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो डीएनए पॉलीमरेज इस हाइड्रोजन को रीड नहीं कर पाएगा और चेन जो बन रही थी, खींच के लंबी करवाई जा रही थी, वो वहीं पर रुक जाएगी। समझ आ गई? तो हम इस दफा जो फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं जीन के छोटे छोटे, तो उसमें हम डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, हम PCR कराते हैं बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि उस PCR में आपने जीन डाल दी, जीन के प्राइमर डाल दिए, आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया जिसने उस प्राइमर को खींच के लंबा करना था। प्राइमर तो चूंकि आपने खुद बनवाए थे तो वो तरतीब शुरू के 10 या 20 न्यूक्लियोटाइड्स की आपके पास थी। उसके बाद 21वां न्यूक्लियोटाइड जो आपने लगाना था। मकसद क्या है मेरा, आपका जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को मालूम करना, इसको मैं जीन सीक्वेंसिंग कह रही हूं। अब होता क्या है कि हमारे पास जो आपने उसके अंदर DNTPs तो डालना ही है, जाहिर है उसके मुताबिक अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड कराएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जब गलती से वो एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की बजाय वो क्या करेगा, डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को लगा देगा, तो यानी उसने लगाना तो इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच कराना है। जब उसकी कार्बन नंबर 3 को रीड करेगा तो अगला न्यूक्लियोटाइड अब वो अटैच नहीं करा सकता, क्योंकि ये तो उसका सबस्ट्रेट ही नहीं है। एंजाइम तो अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कराता है, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होगा कि वो चेन वहीं पर रुक जाएगी, यानी उसने बनाने थे कोई कॉपी करने थे कोई 1500 न्यूक्लियोटाइड, ये 22वें न्यूक्लियोटाइड पे गलती से उसने DNTP की बजाय DNTP डाल दिया, तो वो चेन वहीं पे रुक जाएगी। अगली बार कोई और आप डाल देंगे, जाहिर है आप इस तरीके से क्या होगा कि चेन जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद DNTPs की वजह से रुकती चली जाएगी, टर्मिनेट होती चली जाएगी। तो हमारे पास मुख्तलिफ लेंथ के फ्रेगमेंट्स आते चले जाएंगे जिन सब का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अब एक काम हम और भी करते हैं बच्चों, और वो काम क्या है कि हम ये काम करते हैं कि हम जो है वो अच्छा जी, हम क्या करते हैं कि हम इन सारे DNTPs के साथ
कोई ना कोई डाई लगा देते हैं, यानी एडिनोसिन के साथ हम रेड कलर की डाई लगा दें। अब देखा तो नहीं ना जा सकता, वो तो एक केमिकल है, केमिकल तो क्लियर ही होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो इनकॉर्पोरेट किया जाके DDNTP डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वो एडिनोसिन था, मतलब मैंने तो उसको ही रीड करना है। तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके साथ रेड कलर की डाई अटैच कर दूंगी, थाइमिडीन के साथ ग्रीन कलर की कर दूंगी, साइटोसिन के साथ ब्लू कलर की कर दूंगी, और इसी तरीके से जो हमारे पास बचता है गुआनिन, उसके साथ कोई और कलर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम हर एक DDNTP को एक डिफरेंट कलर की डाई के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि वो सिग्नल, वो रंग हमें नजर आए और हम वहां पे लिख देंगे जी एडेनिन है। और फिर जब कोई रेड नजर आए तो मैं कहूँ जी एडेनिन है, ब्लू नजर आए तो मैं कहूँ जी ये तो साइटोसिन है, जो है हमारे पास ग्रीन नजर आए तो मैं कहूँ ये थाइमिडीन है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से फिर हम जो है वो लेबलिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, अब वो आपको कहता है कि आपने क्या किया कि वो जो मुख्तलिफ साइज के, मुख्तलिफ लेंथ के आपने DNA के फ्रेगमेंट्स बनवा के उनको जेल के ऊपर लोड करना है। अब आपने उस जेल को लोड करने के बाद, जेल आपके सामने बनी हुई है, इसको आपने लोड कर लिया। लोड करने के बाद अब आप इसको रीड करेंगे। क्या करेंगे जी? रीड करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है बच्चों, कि आपने क्या किया कि आप देखें ये आपने वेल बनाए हुए हैं जिसमें ATCG, ठीक है। और आपने क्या किया कि ये देखिए सबसे नीचे वाला फ्रेगमेंट A वाला था, तो आपने यहाँ साइड पे उसको रीड कर लिया A, फिर अगला थाइमीन ऐड हुआ वो लिख लिया, फिर G ऐड हुआ वो लिख दिया, फिर T वाले के अंदर, T वाले वेल के अंदर आपको सिग्नल नजर आ रहा है, आपने T लिख दिया, फिर C वाले वेल में सिग्नल नजर आ रहा है, आपने C लिख दिया, फिर आपके पास दोबारा A वाले वेल में नजर आ रहा है, आपने A लिख दिया, फिर G वाले में नजर आ रहा है G लिख दिया, फिर उसके बाद T वाले में नजर आ रहा है T लिख दिया, फिर आपको दो सिग्नल नजर आए C वाले में, आपने C लिख दिया, फिर आपको A वाले में नजर आया सिग्नल, आपने A लिख दिया, तो फिर आपको G वाले में सिग्नल नजर आया G लिख दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो जेल को रीड करते जाते हैं और साइड पे उसका न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैनुअली लिखते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी जीन के अंदर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करा के उसको रीड करके जेल के जरिए एनालाइज करके आप उसका सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी किताब में वो जो लिखता है, चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपके लिए नया भी है, इसलिए मैं इसको हमेशा रीड करती हूँ। वो कहता है कि आपकी फिगर शो करती है कि टिपिकल जेल जो आपके सामने आती है, आप डाइडिऑक्सी मेथड जब इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द DNA इन्फॉर्मेशन इज नाउ सो लार्ज। मतलब मैं आपसे कहूँ कि पूरा जीनोम जो है उसको सीक्वेंस करके लाओ, तो आप सोचो कि कितना बड़ा वॉल्यूम होगा उसका। इसी वजह से हमें पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। जरा सा कोई आपने नोटिस किया होगा कि हैवी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें तो वो कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड पे फर्क पड़ जाता है। तो ये इतना बड़ा DNA का मॉलिक्यूल आपने एनालाइज करना है, तो उसके लिए कोई आपको आम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कह रही हूँ, आम कंप्यूटर तो उसके लिए नहीं चलेगा, उसके लिए तो बड़ी मेमोरी चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको कहता है कि DNA सीक्वेंस इज नाउ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो है वो हम मैनुअली नहीं करते कि जी लाल रंग आ गया, नीला रंग आ गया, मैं ये लिख लूँ, मैं ये लिख लूँ। अब तो भाई बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीनरी है, खुद ही रोबोटिक डिवाइसेस है, खुद ही वो रिएजेंट्स को मिक्स करती हैं, खुद ही लोड करती हैं, खुद ही जेल रन करती हैं, और खुद ही उसके बाद वो रीड होकर सीक्वेंस जो है हमारे सामने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर सीक्वेंस आ जाता है। हमने सिर्फ शुरू में अपना जो है जीन और वो सारी चीजें मिला के उसको दे देनी है, अंदर बाकी सारा रोबोटिक है, खुद ही उसने लोड करना है जेल को, खुद ही रीड करना है, खुद ही बस आपके सामने क्या आ जाना है, एक फाइल आ जानी है, आपने उस फाइल को खोलना है, आपके सामने न्यूक्लियोटाइड की एक तरतीब होगी, आपने उसको सेव कर लेना है। ठीक है जी। कहते हैं दिस इज फैसिलिटेटेड बाय यूजिंग द चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। और मैंने आपको वही बताया कि वो जो DDoxyribonucleotides होते हैं वो जहां ऐड हो जाएंगे वहीं पे चेन रुक जाएगी, और दैट आर ईच लेबल्ड विद अ डिफरेंट कलर्ड फ्लोरेसेंट डाई। ये मैंने आपसे भी जिक्र किया। इन दिस केस ऑल 4 सिंथेसिस रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन द सेम ट्यूब। ठीक है ना, मतलब जब आप रंग ही फर्क कर देंगे, फिर आप एक ही ट्यूब के अंदर जो है वो एडिनोसिन, थाइमिडीन, साइटोसिन और गुआनिन सबको डाल के आराम से काम करा सकते हैं। अदरवाइज बड़ा लेबोरियस काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, साथ ही आप वो कहता है कि जी आप क्या करें, एक ही ट्यूब में काम करें और प्रोडक्ट को जेल के ऊपर लोड कर दें, और उसके बाद एक डिटेक्टर मौजूद होता है जो कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर जेल के मौजूद होता है, जो सिग्नल्स को रीड करता है, रंगों को रिकॉर्ड करता है, जो कि उनके फ्लोरेसेंट लेबल की बेस पे होते हैं, और कंप्यूटर जो है उनको रीड करना शुरू कर देता है, और आपके सामने जो है वो न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस जो है वो, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, वो आ जाता है। तो इस तकनीक के जरिए हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को सीक्वेंस करा चुके हैं। ड्रोसोफिला है, निमाटोड का वर्म है, बहुत सारी यीस्ट की स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाज द फर्स्ट एवर बैक्टीरिया आई गेस बैक इन 1995, जिसको सबसे पहले जिसका सीक्वेंस निकाला गया था। उसके बाद इंसान की जरूरत बढ़ती चली गई, और आज आप इस लायक हैं कि आप माउस, ह्यूमन और बहुत बड़ा जीनोम होता है प्लांट का, अरेबिडोप्सिस थैलियाना
काबुली चने का जो पौधा है उस तक के डीएनए को आप रीड कर चुके हैं। और फिर ये बात यहाँ रुकती नहीं है, ये सिलसिला चलता चला जाता है और आपके सामने एक और प्रोजेक्ट आ जाता है जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपकी किताब कहती है कि अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन असल में इसको पूरा हुए हुए भी 15 से 18 साल का अरसा बीत चुका है, क्योंकि आपकी किताब पुरानी है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सिर्फ दो ही क्या कहते हैं टारगेट्स थे। एक टारगेट क्या था कि सारी की सारी जो आपका क्रोमोसोम है उसको मैप किया जाए। मैप समझते हो ना, कि मैं बता दूं इधर एक नक्शे के जरिए हम क्या करते हैं, हम बताते हैं ये नदी है, ये सड़क है, यहाँ पे ढाबा है, यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे घर है, ये आबादी है, यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है। मैप यही बताता है। आप क्रोमोसोम मैपिंग करना चाह रहे थे कि आपके जो 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, उनके ऊपर किस तरतीब में जीन्स अरेंज हुई हुई है। ये आपके सामने एक उसने क्रोमोसोम आपको दिखाया हुआ है। ये हमारा एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें आप तरतीब देख सकते हैं। एक्स लिंक्ड जो हमारे पास एक जीन है इचथायोसिस, और उसके बाद है हाइपोफॉस्फेटेमिया की डिजीज, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म की डिजीज है, जो कि आपने देखा है कि वो बिल्कुल सफेद रंग होता है, बच्चों का आंखें भी सफेद होती हैं, उनकी वो जो पलकें होती हैं वगैरह। एल्बिनिज्म की जीन भी इसके ऊपर पाई जाती है। उसके बाद जीन आती है जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जीन आती है, रेटिनस पिगमेंटोसा की जीन आती है। फिर नीचे उसने आपको दिखाया हुआ है कि जी हमारे पास लैश नेहान सिंड्रोम है, उसकी जीन आती है। हीमोफीलिया बी की जीन मौजूद है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, हीमोफीलिया ए की जीन मौजूद है, कलर ब्लाइंडनेस की जीन मौजूद है, स्पेस्टिक पैराप्लेजिया जो है ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, उसकी जीन मौजूद है। तो तरतीब बताना, मैप कर देना कि जी क्रोमोसोम के इस हिस्से में ये जीन है, इस हिस्से में ये जीन है, ठीक है जी। फिर हर जीन, दूसरा पहला टारगेट अचीव हो गया कि क्रोमोसोम की मैपिंग करना। टारगेट नंबर 2 कहता है कि वो जो हर जीन आपने मैप कर दी हुई है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब क्या होगी वो भी जाननी है। तो ये 2 इसके टारगेट्स थे, 2 इसके पॉइंट्स थे जिनको अचीव करने के लिए यूएस और यूके, ये 2 बड़े मुल्क सामने आए थे। इनके पास फंडिंग भी बड़ी थी। एक इनमें से ग्रुप ऐसा था जिसको सरकारी तौर पे फंडिंग हो रही थी, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसको सरकारी फंडिंग नहीं थी, बल्कि उसको कोई लैब जो है वो फंड कर रही थी। आपको पता है वो खुशहाल ममालिक हैं, वहाँ लैब्स भी बड़े जो है अच्छे खासे फंड्स होते हैं उनके पास। तो 2 डिफरेंट मुल्क और 2 डिफरेंट फंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, और दोनों का मकसद यही था कि क्रोमोसोम को मैप भी करना है और जो जीन्स हैं उनको हमने आइसोलेट करके उन जीन्स का सीक्वेंस या तरतीब भी बतानी है, ठीक है जी। तो करते कराते उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो भी 2 मुख्तलिफ टेक्निक्स थी। और हुआ ये बच्चों के अब ये रेस थी, जैसे अब कोरोना की वैक्सीन की रेस चल रही है ना दुनिया में कि कौन पहले बनाता है, तो ये भी एक रेस थी कि देखते हैं कि कौन पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करता है। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो जो सरकारी तौर पे फंड था वो ज़रा ज़्यादा था, तो उन्होंने ज़्यादा फाइन टेक्निक इस्तेमाल की, और दूसरा जो लैब का फंड था वो थोड़ा कम था कंपैरेटिवली, तो उनकी जो टेक्निक थी वो फ़र्क थी। तो उन दोनों ने 2 मुख्तलिफ टेक्निक से काम किया, और मज़े की बात ये हुई कि दोनों ने एक ही वक्त में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अब क्या हुआ कि फिर जब जीनोम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो कोई क्लेम नहीं कर सका कि भाई मैंने पहले किया, और फाइनली उस वक्त जो यूएस के सदर थे वो थे सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और जो यूके था उस यूके है बल्कि उसके जो वजीर आजम थे, वहाँ पे सदारती निज़ाम नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन निज़ाम है, तो वहाँ पे सदर की बजाय वजीर आजम होते हैं। तो उनके जो थे प्राइम मिनिस्टर वो थे टोनी ब्लेयर। इन 2 बंदों ने मिलकर, क्योंकि दोनों ममालिक में एक पे कंपनी काम करी थी, दूसरे में सरकारी तौर पे प्रोजेक्ट जो है वो फंड हो रहा था, दोनों ने मिलकर जो है वो एक ही दफा मीडिया पे आके जो है एक साथ इस बात का ऐलान कराया कि हम जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको मुकम्मल कर चुके हैं। उसके फायदे क्या हैं बच्चों के, मैं आज ये अपने जीन का सैंपल दे के आ जाऊं और मैं आज ये बता सकती हूँ कि अल्लाह ना करे इन द लेटर एज मुझे अल्जाइमर की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, या अल्लाह ना करे मुझे कोई ओवेरियन कैंसर या कोई ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो जाएगा। BRCA जीन है हमारे पास, BRCA जिसको लोग जो है वो बेवकूफ़ों की तरह बरका 1 और बरका 2 पढ़ते हैं।
तो ये वो जीन है जो ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर है। मैं अभी जाऊं जाके अपना सैंपल दे आऊं डीएनए का लैब में। अब तो पाकिस्तान में भी लैब्स खुलना शुरू हो गई हैं जो कि आपकी जीन टेस्टिंग करती हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी कोई इस तरह की जीन्स नहीं थी। यूरोप में तो हर बहुत लेबॉर्ट्रीज हैं जो इस तरह से ऑन पेमेंट जो है वो पेडिग्री एनालिसिस वगैरह सब कुछ करके दे देती हैं। पाकिस्तान में इस तरह से अब लेबॉर्ट्रीज जो है वो बनना शुरू हो गई हैं जो जिनको आप कहें जी मैं फलानी जीन का टेस्ट कराना चाहती हूँ, वो आपका आराम से जो है वो टेस्ट कर देंगे और आपको बता देंगे जी हाँ जी आपके पास पोटेंशियल जीन मौजूद है। अल्लाह ना करे लेटर एज में जाके आपको कोई कैंसर या कोई और डिजीज जो कि जेनेटिक डिजीज होती है वो हो सकती है। जैसे अल्जाइमर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है लेकिन जाहिर अपीयर लेटर एज में जाके होती है, 40 प्लस पे जाके 50 के करीब जाके। तो मैं आज बता सकती हूँ, आज जाके अपना टेस्ट सैंपल दे दूं और मुझे बता देंगे हाँ जी भी तुम्हें लेटर एज में जाके अल्जाइमर की बीमारी होनी है। मैं ज़हनी तौर पर तैयार भी हो सकती हूँ। दो चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि मैं जो है वो बिल्कुल ही सारी उम्मीदें छोड़ के बैठ जाऊं कि हाय मैंने तो बीमार होना ही, क्या पता मेरी इतनी जिंदगी भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बीमारी दिखानी है या नहीं दिखानी। बहरहाल इंसान थोड़ा जल्दबाज है तो वो इस ख्वाहिश में उसने ये सारा कुछ किया। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने तो हजरत इंसान के लिए ज़मीन और आसमान को मुसख्खर कर दिया है। तो मिसालें आपके सामने हैं, इनको देखें और अपने रब से और ज़्यादा मोहब्बत करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।